नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्वाचन आयोग के संबंध में 2 दिन पहले जो एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे निर्णय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, जो निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता को बढ़ाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन की चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से जो भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो और निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी, और इसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन की जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, जो उसकी विश्वसनीयता है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर और बढ़ेगी। तो मित्रों, आज हम उसी निर्णय की चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिहाज से, जो भारतीय लोकशाही के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। क्योंकि अभी पिछले लगभग 2 दशकों में जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के जिस प्रकार से वो तमाम प्रकार के जो आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है, एक शुभ संकेत नहीं है। तो इन तमाम सारे जो घटनाक्रम हैं पिछले 2 दशकों के, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, समाचार में सुना भी होगा। तो उस आलोक में देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो ये फैसला है ये किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की जो विश्वसनीयता है, जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, और इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जो गरिमा है किस प्रकार से उसे वो बढ़ाएगा और इलेक्शन कमीशन और निष्पक्ष और फेयर होकर के काम कर पाएगा। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने इस मेन पॉइंट पर आएँ उससे पहले हम थोड़ा सा जो इलेक्शन कमीशन की जो संवैधानिक स्थिति है, उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस निर्णय पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया डिसीजन है, यदि हम निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति, निर्वाचन आयोग की जो संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति को देखें संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है और भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। कुल अनुच्छेद हैं 6। तो मित्रों, जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो पूरा का पूरा जो चुनावी तंत्र है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य हैं, वो तमाम सारी चीज़ों का जो उल्लेख है वो 324 से 329 तक में है। और कुल टोटल अनुच्छेद 6 हैं। और अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है भारत में, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने मेन बिंदु पर आते हैं। क्योंकि मित्रों, जो वो लोकतंत्र चाहे भारत का हो या किसी अन्य देश का हो, तो एक लोकतांत्रिक सिस्टम में
जो चुनाव करवाने वाली जो संस्था होती है, जो बॉडी होती है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि यदि चुनावी प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं होगी, फेयर नहीं होगी, तो उस तंत्र में जनता का विश्वास नहीं होगा और उसमें पार्टिसिपेट करने वालों का विश्वास नहीं होगा, तो वो प्रक्रिया संचालित हो नहीं पाएगी। तो वहाँ पर हमेशा एक प्रकार से बड़ी अव्यवस्था रहेगी। भाई कोई कहेगा कि ये जो मैंडेट आया है ये गड़बड़ है। तो इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, लोकतांत्रिक सिस्टम हो, वहाँ पर जो इलेक्शन बॉडी होती है वो बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इसी 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई तो उसी के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 से हुई। यानी भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 में होती है। और उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे SY कुरैशी जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी जी। और जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये 1950 से लेकर के 1989 तक एक सदस्यीय आयोग रहा। अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था और पहली बार भारत में 16 अक्टूबर 1989 को इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया और 1 जनवरी 1990 तक ये बहुसदस्यीय आयोग रहा। बहुत थोड़े समय के लिए, लगभग 2.5 महीने आप मान लीजिए। तो जब 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया, वो 2.5 महीने तक रहा, उसके बाद पुनः उसे एक सदस्यीय बना दिया गया। तो जब उसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया तो इस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे RVS पेरी शास्त्री। RVS पेरी शास्त्री। और जो 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे उसमें एक थे SS धनोआ, जो 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे वो एक थे SS धनोआ और दूसरे थे VS सहगल। ये 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए भारत में पहली बार। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार के इस निर्णय की आलोचना हुई। तो ये जो बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था तो उस जो आर्डर था, जो आदेश था, उसको रद्द कर दिया गया और फिर 1 जनवरी 1990 को पुनः उसे एक सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को
1 अक्टूबर 1993 को एक अध्यादेश जारी किया गया। एक अध्यादेश के माध्यम से निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया। बहुसदस्यीय बनाया गया। तो इस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जब इसे बहुसदस्यीय पुनः बनाया गया, तो वो थे टी.एन. शेषन और जो दो अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे, उनमें एक थे एम.एस. गिल और दूसरे थे जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति। मित्रों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्यीय बनाया गया 16 अक्टूबर 1989 को, जो लगभग 2.5 महीने तक बहुसदस्यीय आयोग के रूप में कार्य किया और 1 नवंबर 1990 को पुनः उस आदेश को रद्द कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। और दूसरी बार 1 अक्टूबर 1993 को एक अध्यादेश के माध्यम से निर्वाचन आयोग को पुनः मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। और उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी.एन. शेषन थे और जो दो अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए, उसमें एक थे एम.एस. गिल और दूसरे थे जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति। और तब से लेकर के आज तक निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था बना हुआ है। बहुसदस्यीय संस्था बना हुआ है। और अब हम आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ये हालिया डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट है। अब हम उस पर आते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 2 दशकों से, लगभग 2004-5 से आप मान लीजिए 2000 से, तो पिछले 2 दशकों से जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के, इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर के जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारे में चर्चा रही है, आरोप लगते रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसको कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही एक तगड़ी संस्था के रूप में बनाया कि जो भी शासन करने वाले लोग होंगे उसमें अच्छे लोगों को नियुक्त करेंगे और ये संस्था बहुत ही फेयर और जस्ट तरीके से काम करेगी। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थोड़ी सी उसमें गड़बड़ियाँ आने लगी और आरोप लगने लगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक गलत संकेत है और वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस प्रकार से पिछले लगभग 2 दशकों में जिस प्रकार का घटनाक्रम रहा है, तो उस आलोक में देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही आधारभूत डिसीजन होगा और भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। जो इलेक्शन कमीशन है उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो और विश्वसनीय होगी। तो अब हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ये डिसीजन दिया
2 मार्च 2023 को 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी जो नियुक्ति होगी तो वो एक समिति के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो वो जो समिति होगी वो जो समिति होगी वो 3 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। उसमें होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और इन केस अगर मान लीजिए कि लोकसभा में कोई भी औपचारिक विपक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा में जो प्रतिपक्ष में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका नेता इस रोल को प्ले करेगा। और फिर हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब जो आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो वो एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उस समिति में 3 लोग होंगे। भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में, मतलब कि उनके न रहने पर, अर्थात या मान लीजिए कि लोकसभा में कोई औपचारिक विपक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका नेता, विपक्ष का मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन 3 लोगों की एक समिति होगी और ये लोग नाम को रिकमेंड करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट महोदय उसकी नियुक्ति करेंगे। तो ये प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है, और ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये 5 सदस्यों की एक संविधान पीठ ने दिया है, जिसने कि सर्वसम्मत से निर्णय दिया। वो जो 5 सदस्यों की खंडपीठ है, संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत से निर्णय दिया है। सर्वसम्मत से निर्णय दिया। और ये 5 जज हैं कौन? वो जो 5 जज हैं वो इस प्रकार हैं: KM जोसेफ, जो कि पीठ के अध्यक्ष थे, पीठ के अध्यक्ष अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय, और 5वें जज हैं सीटी रवि कुमार।
मित्रों, ये जो 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने कंसेंसस से निर्णय दिया, सर्वसम्मत से निर्णय दिया। और उस पीठ में शामिल जो जज हैं, के.एम. जोसेफ जो पीठ के अध्यक्ष थे, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय, सी.टी. रवि कुमार, ये 5 जजों की एक संविधान पीठ थी जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय दिया। अब एक बात समझने वाली ये है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें ये होगा कि जो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 लोगों की समिति की सिफारिश के आधार पर ये लोग नाम की सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति करेंगे। तो अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, इस पर आप जरा गौर करिए कि वर्तमान में क्या है कि जो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में सरकार का यानी कार्यपालिका का पूरा एक प्रकार से अधिकार है, उन्हीं का पूरा वही इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों की नियुक्ति में जो पूरी की पूरी जो शक्ति है, जो पूरी की पूरी ताकत है, वो कार्यपालिका के हाथ में है। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री अपने कुछ जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे नाम पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है नाम और राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो अभी पूरी तरीके से जो कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप रहता है कि किसे हमें इलेक्शन कमीशन में भेजना है, किसे नहीं भेजना है। इसमें नेता प्रतिपक्ष का या विपक्ष का या न्यायपालिका का कोई भी योगदान नहीं है। पूरी की पूरी जो शक्ति है वो कार्यपालिका के हाथ में है। जो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन होता है उन्हीं के पूरा का पूरा हस्तक्षेप होता है। तो इसके माध्यम से होता क्या है मित्रों कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से जिस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव को मतलब कि मैनेज करने की कोशिश की जाती है, वो तमाम प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं। तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जब उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे उस समिति में, नेता प्रतिपक्ष रहेगा और न्यायपालिका के भी रहेंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश जी रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था है तो इसमें न्यायपालिका का भी योगदान रहेगा और जो नेता प्रतिपक्ष है उसका भी योगदान रहेगा और जो सरकार में है उनका योगदान तो रहेगा ही रहेगा। इससे क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन पर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, उनके अन्य चीज़ों को लेकर के जो आरोप लगते रहे हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है, अच्छी बात नहीं है। तो उससे क्या होगा कि वो सारे के सारे आरोप लगने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब उसमें न्यायपालिका की भूमिका हो जाएगी, नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा। तो अभी भारत में चल क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए चुनाव होता है तो जो मैंडेट आता है, जो जनादेश आता है, तो उसमें भाई जो तो जीत गया वो तो खुश रहेगा क्योंकि 5 साल के लिए सत्ता उसके हाथ में आ गई। तो लेकिन जो दल या गठबंधन हारता है तो वो पहला का पहला जो ठीकरा होता है वो ईवीएम पर ही फोड़ता है। आजकल अभी जो हिंदुस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो पहला का पहला ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ता है कि ईवीएम नहीं सही थी, ऐसा था वैसा था। इसी ईवीएम की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वीवीपीएटी सिस्टम शुरू किया। उसमें आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो आरोप लगाने की बातें रही हैं वो कम होती नहीं दिख रही हैं। हालांकि इस प्रकार के जो आरोप हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, ये आरोप निराधार हैं। क्योंकि
वो जो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई आप आरोप तो लगा देते हैं कि मीडिया में बोल देते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ऐसा कर लिया गया, वैसा कर लिया गया, लेकिन कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता वो लोकसभा के पटल पर खड़े होकर के या विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कोई भी नेता जो मीडिया में आरोप लगाता है वो लोकसभा के पटल पर खड़े होकर के या विधानसभाओं के पटल पर खड़े होकर के कभी यह नहीं कहता कि हमारी पार्टी या हम इस मैंडेट को नहीं मानते हैं। तो वहाँ कोई नहीं कहता है। तो आरोप लगाना दूसरी बात होती है, तो इसलिए इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है, इस निर्णय से जिस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं वो आरोप लग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो गरिमा है वो बढ़ेगी और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अब मित्रों, असल बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय है, इसका जितना स्वागत किया जाए वो कम है। लेकिन असल मुद्दा ये आता है कि अब बारी आती है कि विधायिका यानी संसद इस पर कानून कितनी जल्दी बना देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना, या कोई समस्या आप लेकर के जाएंगे तो उस संबंध में वो निर्णय दे देंगे। लेकिन चूंकि अब ये निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति का मैटर है, तो इस पर लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। अब लेजिस्लेशन बनाएगा कौन? पार्लियामेंट बनाएगी। तो उसमें हम समझते हैं, हालांकि इस निर्णय से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉरल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि जो अन्य विपक्षी दल हैं वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और सत्ता पक्ष भी इसका सपोर्ट करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि निर्णय नहीं सही है। लेकिन अब हम समझते हैं कि इसमें भारत का जो राजनीतिक वर्ग है, सदन में बैठे जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टी के मेंबर हैं, वो सब जितना जल्दी हो सके इस पर कानून बनाएं और इस व्यवस्था को यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उसे लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो इमेज है, वो न सिर्फ भारत के स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगी। क्योंकि यदि कोई चीज़, कोई भी वस्तु है, जब अपने घर में वो विश्वसनीय रहती है, उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहती है, तो उसी प्रकार का जो संदेश है वो घर के बाहर भी जाता है और बाहर के लोग भी उसे बड़े ही मान सम्मान और गरिमा की नज़र से देखते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस पर भारतीय संसद को जितना जल्दी हो सके एक्शन लेना चाहिए और लेजिस्लेशन एक बनाना चाहिए और इस व्यवस्था को यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके अविलंब इसे लागू करना चाहिए। तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मित्रों, जहाँ तक भारतीय लोकतंत्र की बात है, तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में दो संस्थाओं ने बहुत ही काम किया है। हालांकि हमारे नेताओं ने भी बहुत उसमें योगदान दिया है, लेकिन जो दो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में और भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक है सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा है निर्वाचन आयोग। एक है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है निर्वाचन आयोग। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है इलेक्शन कमीशन के संबंध में, तो रियल में ये देखा जाए तो ये काम, आज जो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, ये काम है संसद का, विधायिका का है। अगर विधायिका में बैठे जो लोग हैं या जो सत्ताधारी लोग हैं, अगर वो ईमानदार रहे होते या भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की उनकी नीयत होती, अगर वो ईमानदार होते, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये प्रश्न होता ही ना। क्योंकि भाई देखिए, सत्ता हर आदमी, हर पार्टी चाहता है, कोई सत्ता से हटना नहीं चाहता है, लेकिन आप सत्ता के चक्कर में
अपने हित के चक्कर में संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करना, व्यवस्था को कमज़ोर करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, ये बहुत ही एक गड़बड़ काम है। इसलिए हम ये कहेंगे कि मतलब जो भी सत्ता में आए वो व्यवस्था को मजबूत बनाने में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, भारतीय डेमोक्रेसी की प्रतिष्ठा, गरिमा, मान सम्मान को बढ़ाने में उसको काम करना चाहिए, उसको और मजबूती प्रदान करनी चाहिए, न कि अपने हित में आप संस्थाओं को कमज़ोर करिए, लोकतंत्र को कमज़ोर करिए, लोगों की आवाज़ दबाइए। ये बहुत ही गड़बड़ काम है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की आवाज़ को दबाना, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करना, ये एक बहुत गड़बड़ काम है। इससे देश कमज़ोर होता है और देश की प्रतिष्ठा, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए ये काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। इससे व्यवस्था कमज़ोर होती है और इससे आंतरिक स्तर पर असंतोष भी पैदा होता है, क्योंकि जनता के असंतोष को कोई भी शासक हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शासक हो, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाला शासक हो, या तानाशाही शासक हो, कोई दबा नहीं सकता है। इसलिए इन दोनों संस्थाओं ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इलेक्शन कमीशन ने टाइम टू टाइम अपने निर्णय के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया है, और इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव महापर्व होता है और चुनाव के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं। तो चुनाव की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट भूमिका हो जाती है मित्रों कि जो इलेक्शन कराने वाली जो बॉडी है, जो चुनाव को करवाने वाली संस्था है, वो किस प्रकार से काम कर रही है। क्योंकि अगर वो संस्था नहीं ठीक से काम करेगी तो जो मैंडेट आएगा वो भी सही नहीं आएगा, जो जनादेश आएगा वो भी सही नहीं आएगा, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए इन दोनों संस्थाओं ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, उसको स्थायित्व प्रदान करने में, उसकी गरिमा को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्योंकि ये दोनों संस्थाएं क्योंकि जब भी सरकारों ने जनता की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है तो जनता सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो विधायिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर आता है, तब वो उनकी निद्रा टूटती है और वो एक्टिव होते हैं। तो असल में जो काम संसद का है, विधायिका का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसे निर्देश देना पड़ता है, उससे सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय जाया जाता है, मतलब वो नुकसान होता है भाई, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं। तो इसलिए विधायिका में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको इस संबंध में सोचना चाहिए कि देश की ज़रूरत क्या है, किस प्रकार से हम अपने लोकतंत्र को, अपनी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बना सकते हैं। इस लिहाज से उन्हें काम करना चाहिए। तो मित्रों, आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है वो किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इससे भारतीय लोकतंत्र की जो गरिमा है, उसका जो मान सम्मान है, इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा है, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो और ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि अब असल भूमिका जो संसद की है, संसद इस पर जितना जल्दी हो सके कानून बनाए और इस निर्णय को लागू करे, इससे संबंधित कानून बनाए, वही भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। और हम समझते हैं कि हमारी विधायिका, हमारी जो संसद है, उसमें जो बैठे राजनीतिक दल हैं, जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट।